सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की एक और हमारे कमाल की वीडियो में। और ये वीडियो सच में कमाल की होने वाली है। आज की इस वाली वीडियो में हम टीम एनिमे वर्सेस टीम वीडियो गेम के बीच की बैटल करवाने वाले हैं। टीम वीडियो गेम में है सन वुकोंग, असुरा और क्रेटोस, और टीम एनिमे में है सीसी गोकू, टेराथुरी साइतामा और वांगलिंग। यस, इन दोनों ही टीम्स में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स हैं। लेकिन कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हराएगा अगर ये सब आपस में फाइट करेंगे तो। और इस अकेले वीडियो में ही आपको तीन वर्सेस बैटल एक साथ देखने को मिल जाएगा। मेरी ऑडियंस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और सारे नए ऑडियंस अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स गो। शुरुआत में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भिड़वाते हैं, यानी सीसी गोकू को सन वुकोंग के साथ। पहले मैं अगर बात करूँ सन वुकोंग के बारे में, अब अगर मैं बात करूँ सन वुकोंग के बारे में, जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद वुकोंग को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख। वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। वुकोंग अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कोई भी सन वुकोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अपनी जर्नी में सन वुकोंग ने बहुत बार इमॉर्टलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन वुकोंग इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन वुकोंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन वुकोंग ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। वुकोंग जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन वुकोंग अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियोन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में वुकोंग को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद वुकोंग निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है। वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पर ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में वुकोंग ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन वुकोंग अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन वुकोंग के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाउट फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इस फॉर्म में सन वुकोंग ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की स्पीड के बारे में, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन वुकोंग पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है। लेकिन सन वुकोंग इससे भी परे है। वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने तोड़ रखा है संसारा को। हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग संसारा एक्चुअली एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ है, जिसे देवता भी नहीं तोड़ पाते हैं। यानी सन वुकोंग अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली ऐसे पोजीशन पे ले आ चुका है जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है कर्मा के लॉस को तोड़ने के लिए। यानी अब उसके पास्ट के एक्शंस उसके प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकता और इसके प्रेजेंट्स के एक्शंस उसके फ्यूचर को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और निर्वाणा स्टेज में पहुंचने के बाद, धर्मा के लॉस को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद
फुकॉम ने अचीव कर लिया था आत्मिन को। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइथोलॉजी आत्मिन फाइनल स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस है, यानी उसके ऊपर कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आत्मिन को अचीव करने से तुम ओमनीपोटेंट तो बनोगे ही बनोगे, और साथ ही साथ तुम ओमनी लॉक भी बन जाओगे, यानी तुम किसी भी वर्स में अपनी ताकत को इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं रहेगा, यानी तुम अपने वर्स के लॉजिक को क्रॉस वर्स बैटल में अप्लाई कर पाओगे ओमनी लॉक के साथ। ओवरऑल सन बुकॉम स्केल करता है लेयर्स ऑफ हाई आउटर टू इन्फिनाइट लेयर्स ऑफ बाउंडलेस में विथ ओमनीपोटेंट स्पीड। कैप्सूल कॉर्प गोकू या फिर हम कहें सीसी गोकू, ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ गोकू है जो कि अपीयर हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज में। और इसकी ताकत इंसानी सोच के परे है और ये इजीली टेक डाउन कर सकता है पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को, वो भी अकेले। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जो कि अपने प्रेजेंस से इन्फिनाइट वॉइड को हिला सकता है। सरपासिंग कैरेक्टर लाइक गोजिटा द एंजल बॉर्न इन हेल, जिसने वन शॉट किया है जेनम्बा को। जेनम्बा जो कि चीर सकता है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस टाइम इवन डेथ तक को भी। इवन सरपास कैरेक्टर लाइक डाइसिंगन जो कि सारे एंजल्स को एक साथ वन शॉट कर सकता है। एंजल्स कैपेबल होते हैं डिस्ट्रॉयर गॉड को वन शॉट करने के लिए, डिस्ट्रॉयर गॉड्स जो कि कैपेबल होते हैं मल्टीपल मैक्रोकॉस्म को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ तक कि जेनो द ओमनी किंग जो कि इरेज कर सकता है टाइमलाइंस को इवन मल्टीवर्स तक को भी। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है सीसी गोकू के सामने। इवन कैरेक्टर लाइक सुपर सनरॉन जो कि फुलफिल कर सकता है किसी भी विश को, जो कि किसी भी विश को एक झटके में पूरा कर सकता है। आप जरा उससे ये विश मांगो, सेनरॉन मैं हराना चाहता हूँ कैप्सूल कॉर्प गोकू को। This I cannot do. That is impossible. कैप्सूल का गोकू एक्चुअली काम करता है टाइमनेस में, जो कि सेफगार्ड है ऑल ऑफ द हिस्ट्री का, जो कि पूरे क्रिएशन के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टाइमनेस एक्चुअली घर है क्रोनोवा जैसे बींग्स का, जो कि जेनो से भी बहुत ही गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेनो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरी ओर क्रोनोवा जो कि प्रिजर्व कर सकता है टाइमलाइंस को। टाइमनेस को सिटी ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हाई आउटवर्सल रेल्म है। मेन एंटागोनिस्ट डेमिग्रा बिलियंस ऑफ इयर्स बाद आजाद हो जाता है और वो थ्रेट करता है पूरे के पूरे टाइमनेस को। डेमिग्रा इतना ज्यादा ओवर पावर था कि वो अपने पावर से हिस्ट्री को रीराइटिंग कर सकता था। और मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज की हिस्ट्री लिटरली इनफिनाइट है, जिसमें एंडलेस टाइमलाइंस और पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है। दैट मींस एवरीथिंग कैन हैपनिंग विल हैपनिंग। डेमिग्रा ने लिटरली अब्सॉर्ब कर लिया था टोकी टोकी को, टोकी टोकी द पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जिसके बाद डेमिग्रा की ताकत इंसानी सोच के परे हो गई और उसने क्रिएट किया है ऐसे एनर्जी ब्लास्ट को जो कि पूरे के पूरे हिस्ट्री को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन हर कोई शॉक हो गया ये देख के। सीसी गोकू अपने बेस फॉर्म में उस अटैक को ना ही टैंक किया बल्कि उसकी इफेक्ट को भी नलिफाई किया, जबकि वो अपने गॉड फॉर्म में भी नहीं था। इसका मतलब डीबीजी सीसी गोकू ने एक ऐसे अटैक को टैंक किया जो कि मल्टीपल आउटबर्स्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सीसी गोकू फाइट कर चुका है मीरा से, जिसने डेमिग्रा के स्ट्रेंथ को भी सरपास कर रखा है। मीरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तक जो कि पूरे टाइमनेस को एक सेकंड में ऑब्लिटरेट कर सकता था, लेकिन वही मीरा यूनिवर्स 6 सागा के सीसी गोकू से हार गया। शॉकिंग चीज ये थी कि सीसी गोकू ने अपना कायोकेन भी यूज नहीं किया था सुपर साइयन ब्लू के साथ। डेमिग्रा वापस आता है पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ, और अब वो अपना थर्ड फॉर्म भी अचीव कर चुका था जो कि रियल वर्ल्ड को थ्रेट कर रहा था। मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज का रियल वर्ल्ड लिटरली एक बाउंडलेस रेल्म है। डेमिग्रा पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को अकेले डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वो टेक डाउन हो गया जेनो गोकू के द्वारा। सीसी गोकू ने अपने पावर से सरपास कर दिया था सीलियस को, जो कि पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर सकता है। इवन मेकी काब्रा जो कि इनफिनाइट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने बॉडी को एंडलेसली रीजनरेट कर सकता है। सीसी गोकू बाद में फाइट करता है अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनो गोकू से। जेनो गोकू अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जो कि आप सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म करने से ही पूरे के पूरे इनफिनाइट टाइमलाइन को थ्रेट कर रहा था। सुप्रीम काई से जेनो गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी नहीं यूज करेगा, लेकिन इसे जरूरत पड़ी सीसी गोकू के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू लिटरली एक पावर हाउस है, लेकिन सीसी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट एक मॉन्स्टर बन जाता है। सीसी गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया था कंबर के सुपर साइयन 3 फॉर्म को। इसके अलावा उसने लिटरली एक शॉट में वेजिटा की बॉडी से सुपर बेबी 2 को बाहर निकल दिया था। सीसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बैटल करता है मास साइयन गोकू ब्लैक के खिलाफ, और जिसमें जाने के बाद उसने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था रोजे को। ये वही रोजे है जिसने गोल्डन कूलर को वन शॉट किया है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। सीसी गोकू और जेनो गोकू एक साथ मिलकर फाइट करते हैं फू के साथ, जिसकी पावर्स इंसानी सोच के परे थी। सीसी गोकू ने अपने पावर्स को यूनिवर्स ट्री के साथ कंबाइन किया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद पूरा क्रिएशन शेक कर रहा था द यूनिवर्सल ब्लू। जिसमें जाने के बाद उसने लिटरली पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया था फू को, और अल्टीमेटली उसे डिफीट भी कर दिया अपने फुल पावर कामयाबी वेव के साथ, और आखिरकार खत्म कर दिया था ग्रेट फू का टेरर। और
आखिर में सीसी गोकू और जेनो गोकू फाइनली अपना ऑल आउट फाइट करते हैं, जो कि वो दोनों शुरुआत से चाहते थे। जेनो गोकू अपना लिमिट ब्रेक 4 यूज करता है और सीसी गोकू को बराबरी की टक्कर देता है। जेनो गोकू अपना बाउंड्री मैनिपुलेशन यूज करता है और स्ट्रेंथ के मामले में सीसी गोकू को सरपास कर देता है। और बैटल के बीचों बीच पता लगता है कि भले ही जेनो गोकू स्ट्रॉन्गर है बट यूआई गोकू फास्टर है। सीसी गोकू बड़ा जब अटैक करता है जेनो गोकू के ऊपर, जिससे वो दूर धकेल जाता है और बदले में जेनो गोकू सीसी गोकू के मुंह पे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। सीसी गोकू अपना अल्ट्रा स्टिंग यूज करते हैं और आखिरकार जेनो गोकू को हरा देता है। ओवरऑल सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस टू इन्फिनाइट बाउंडलेस में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ सन बुकम वर्सेस सीसी गोकू के बारे में, सो ये मैचअप तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉज की ये दोनों ही बींग्स हद से ज़्यादा ओवर पावर है। बट ऑनेस्टली सन बुकम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीसी गोकू से। ज़्यादा से मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो ऑब्वियसली बात है सन बुकम यहाँ पे बहुत ही आसानी से सीसी गोकू को पटक के रख देगा। सो यस, टीम गेम्स पहली राउंड जीत चुकी है। सेकेंड राउंड की बात करें ना तो यहाँ पे टेरर 3 साइतमा भिड़ने वाला है असुरा से। सो क्या टेरर 3 साइतमा सीसी गोकू का बदला ले पाएगा या फिर वो असुरा के हाथों मारा जाएगा? चलो पता लगाते हैं। सो असुरा द गार्डियन जनरल ऑफ रैथ, जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ से डरा दिया था, क्योंकि उसने अकेले डिफीट कर दिया था वित्रा को, जो कि एक प्लानिटरी लेवल मॉन्स्टर था। बट असुरा ने बस उसे एक पंच में ही डिफीट कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसके बाद उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया और साजिश करके उसे एम्परर की मौत का जिम्मेदार घोषित कर दिया। अब इसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी और उसके वाइफ का मर्डर हो चुका था और अभी वक्त हो चुका था बदला लेने का। असुरा डेउस से लड़ता है लेकिन वो बुरी तरीके से हार जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असुरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को नर्क में देखता है और गोल्डन स्पाइडर की वजह से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी मेमोरी याद आ जाती है। उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है नर्क से बाहर निकलने के लिए। 12,000 साल बाद असुरा धरती की सतह को चीरते हुए नर्क से बाहर निकलता है। उसका गुस्सा पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो 7 डिटीज जिससे वो 12,000 साल पहले लड़ा था, वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुके हैं। 7 डिटीज की पावर्स मित्रा के मंत्र मैनिपुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट असुरा भी अपनी स्ट्रेंथ और रेज को बढ़ा चुका था। असुरा ने वाइजिंग को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और उसे मजबूर कर दिया था अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। वाइजिंग अपने फिंगर को अर्थ की ओर ड्रॉप करता है क्योंकि वो उससे असुरा को कुचल के मारना चाहता था। असुरा इसको एक चैलेंज की तरह लेता है और वो वाइजिंग को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और आखिर में एक ही पंच से वाइजिंग को मार देता है और उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। इस पंच में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि उसने सोलर सिस्टम तक को ही हिला दिया था। उसके बाद असुरा ने टेक डाउन किया मल्टीपल 7 डिटीज को। असुरा का सामना हुआ उसके खुद के मास्टर ऑगस्ट से। असुरा ने उसे बहुत ही आसानी से आउटस्किल कर दिया। ऑगस्ट ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाली जो कि बहुत सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑगस्ट अपने उस स्वॉर्ड की मदद से असुरा को मून से अर्थ तक फेंक देता है, लेकिन असुरा उस स्वॉर्ड को अब बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और समाओ वो ऑगस्ट को हरा देता है। लेकिन उसके बाद उसके पास एक भी हाथ नहीं बचा था। यासा ने असुरा को बहुत ही आसानी से मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन असुरा एक बार फिर वापस आ गया। असुरा एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी बेटी मित्रा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद बहुत सारी फ्लीट ऑफ स्पेसशिप आके पूरे गांव को न्यूक कर देती है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग मारे जाते हैं और वो लड़की भी मर जाती है जो कि असुरा को उसकी बेटी की याद दिलाती थी। और ये सबसे बड़ी गलती थी 7 डिटीज की। उसके बाद तो असुरा असुरा इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जैसे कि कोई एक डीमन ही जग गया, एक्सप्लोडिंग विथ प्योर मंत्रास। ये डिमोनिक फॉर्म इतना स्ट्रांग था कि जो कि आसपास के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी एक ब्लो में। 7 डिटीज ने डिसाइड किया कि असुरा को रोकने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र को यूज करना। एक ऐसी मशीन जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका मेन पर्पस था वित्रा के अगेंस्ट इसे यूज करना, लेकिन अब असुरा उनके लिए खतरा बन चुका था और 7 डिटीज को असुरा को डिफीट करना कंपलसरी बन चुका था। टू ठतो बनाची ब्रह्मास्त्र असुरा के ऊपर फेंका जाता है। असुरा ना ही ब्रह्मास्त्र को कुछ देर तक रोकने के लिए कामयाब हुआ, बल्कि उसके ब्लास्ट को भी सह लिया। असुरा उसके तुरंत बाद उठ जाता है और अपने सबसे बड़े राइवल यासा के साथ लड़ने लगता है। यासा
असुरा को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। लेकिन उस टाइम पे यासा अपनी गलतियों के बारे में समझ चुका था। यासा डेउस को डायरेक्टली टेक डाउन करने निकल जाता है, पर वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। असुरा वहां पहुंच जाता है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उस टाइम असुरा और यासा एक साथ मिलकर डेउस को बुरी तरीके से हरा देते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। बट दैट इज नॉट ओवर येट। गोल्डन स्पाइडर अपने आप को रिवील करता है क्रिएटर ऑफ ऑल मल्टीवर्स के नाम से, और असुरा समझ जाता है सारी फसाद की जड़ यही है। असुरा चक्रवर्ती का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर चक्रवर्ती असुरा को अब मित्रा की पावर यूज करके अर्थ पे फेंक देता है। यासा अब तक ये बात समझ चुका था कि असुरा के अलावा और कोई बचा नहीं सकता अर्थ को चक्रवर्ती के गुस्से के हाथ से। तो इसलिए यासा ब्रह्मास्त्र के मंत्र रिएक्टर और अपने खुद के मंत्रास और अपनी लाइफ को असुरा को दे देता है। और अब वक्त आ चुका था ये सब खत्म करने का। चक्रवर्ती यूनिवर्स के सेंटर में बैठ के यूनिवर्स की लाइफ फोर्स ऑब्जर्व करने के बाद प्योर मंत्रा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट अर्थ की ओर डिलीवर करता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन असुरा अपने साइज को अर्थ से भी बड़ा करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है। असुरा लाइट से ट्रिलियंस ऑफ टाइम फास्ट फ्लाई करके चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता है और एक ही पंच में चक्रवर्ती के अवतार को तोड़ के रख देता है, जो कि एक गैलेक्सी से भी बड़ा था। उसके बाद असुरा चक्रवर्ती के डायमेंशन में पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है। और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके पंचेस के कोलैप्स से डायमेंशन टूट जा रहे थे। चक्रवर्ती ने अपनी एक ही उंगली से असुरा को ओवर पावर करके उसे अपने बेस फॉर्म में ले आता है। लेकिन असुरा का गुस्सा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताकत भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और आखिर में असुरा ने हरा ही डाला चक्रवर्ती को, और हरा क्या दिया, उसको पूरी तरीके से मार ही दिया था, वो भी अपने बेस फॉर्म में। और अंत में अगर हम इसके फीट पे बेसिस पे स्केल करें ना, सो ये बड़े आराम से एक आउटर वर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। सो टेरर 3 साइतामा। सो टेरर 2 गॉड ने एक्सप्लेन किया था कि उससे भी हायर डायमेंशन के गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और हम सब ने देख रखा था किस तरह से वो फाइट एंड हुई थी। पर वो एक्चुअली सही था, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में गारो को पावर गेन हुई थी एक ऐसे गॉड से जो कि टेरर 2 गॉड से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब टाइम हो चुका था ये देखने का कि साइतामा क्या सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी भी लिमिट है। सो इन द वन पंच मैन फैन मांगा ऑल्सो नोन एज द टेरर 3, गारो को पावर मिलती है गॉड से और वो अराइव होता है अर्थ पे, और वो बन चुका था द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स कॉस्मिक गारो। और वो फेस ऑफ करता है उस टाइम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन यानी कि साइतामा से। गारो अपने न्यू कॉस्मिक फॉर्म में सब कुछ पहले ही जान चुका था, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो मिस्ट्रीज ऑफ हेवन एंड हेल। और उसके हाथों में जानो यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्टिव पावर थी। गारो साइतामा के ऊपर इमीडिएटली अपने सुपरनोवा पंच से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सुपर क्लस्टर ही तबाह हो जाता है। सुपर क्लस्टर एक्चुअली एक मैसिव स्पेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ और भी हजारों लाखों गैलेक्सी लेके बना होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा सुपर क्लस्टर गारो की एक ही पंच से तबाह हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद साइतामा गारो को पंच मार के दूर फेंक देता है, और तो और साइतामा के लिए ये अटैक सीधे एक फ्लैश लाइट के बराबर था। लेकिन एक्चुअली में ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिससे यूनिवर्स के सारे लोग एक झटके में मर गए थे। ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो ने बताया इतनी ज्यादा विस्फोटक पावर के बावजूद वो साइतामा के क्लोज तक नहीं पहुंच पाया था। गारो ने एडमिट किया उसके और साइतामा के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क था। गारो ने डिसीजन लिया यूनिवर्स की थोड़ी सी ताकत साइतामा को हरा नहीं सकती, पर पूरा का पूरा यूनिवर्स की ताकत मिलके एक साथ साइतामा को हरा सकता है। गारो पूरे के पूरे यूनिवर्स की ताकत को अपने फिस्ट में अब्जॉर्ब करके साइतामा के ऊपर पंच मारता है, लेकिन साइतामा उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। साइतामा गारो को कहता है किसी और से लड़ लो। उसके बाद पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और गारो अपने आप को वॉइड में देखता है। गारो देखता है उसकी आंखों के सामने पूरा का पूरा मल्टीवर्स है। गारो अपने रियलिटी रेस पावर को अपने पंच के साथ कंबाइन करके साइतामा के सिर पे मार देता है, जिससे साइतामा का सिर आधा इरेज हो जाता है। लेकिन फिर भी साइतामा गारो को पंच मार के पीछे धकेल देता है। गारो रीजनरेट होता है और वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये अभी तक जिंदा कैसे है। और इसके बाद जो हुआ वो लिटरली पागलपंती से भरा है। साइतामा इरेज कॉन्सेप्ट को ही अपने हाथ से उठा के फेंक देता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। गारो अपनी डायमेंशन मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके साइतामा की बॉडी को सेकेंड डायमेंशन में बना देता है, उसके बाद 1 डायमेंशन में, और फाइनली 0 डायमेंशन में पहुंचा देता है साइतामा को। लेकिन साइतामा 0 डायमेंशन को काट के दोबारा 3rd डायमेंशन में वापस आ जाता है। गारो ने डिसाइड किया कि इसको हराने का एक ही तरीका है, वीडियो गेम की तरह उसकी सेटिंग्स को दोबारा रीराइट कर देना। लेकिन जब उसने उसकी सेटिंग्स को देखा तब उसे समझ आया चारों ओर तो इनविंसिबल है। गारो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसने तो अपने अंदर से इंसानियत ही मिटा दी। उसके बाद तो साइतामा 4th वॉल को ही ब्रेक कर देता है। वो गारो का स्पीच बबल पकड़ के उसे इरेज कर देता है और वो कहता है इसे अभी के अभी वापस लो, इसे अभी के अभी बदल दो, अपने बात को अभी के अभी ठीक करो। गारो समझ जाता है इसके पास कोई चांस ही नहीं
नहीं है जीतने का। गारो डिसाइड करता है एक रियलिटी क्रिएट करने का जिसमें साइतामा एक फेमस हीरो होता है और उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती है पैसों के साथ साथ। बट साइतामा रिफ्यूज कर देता है और गारो की ओर अपना चेहरा घुमाता है और एक ही पंच से उसके रियलिटी को तोड़ देता है, क्योंकि वो हीरो कभी रिवॉर्ड्स के लिए था ही नहीं, वो हीरो था एक्चुअली फन के लिए। ओवरऑल टेरर 2 साइतामा स्केल करता है हाई आउटर में विद इररिलेवेंट स्पीड। सो यस, अब असुरा और टेरर 3 साइतामा के बीच की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। सो नो डाउट असुरा बहुत ही ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है। वो आउटर वर्सल लेवल पे तो बहुत ही आराम से स्केल कर जाता है, लेकिन सामने अगर टेरर 3 साइतामा जैसा मॉन्स्टर होना तो असुरा की भी चटनी बनना तय है। सो यस, टीम एनिमे ये राउंड जीत चुकी है, यानी स्कोर अब सेटल हो चुका है। और आप लास्ट एंड फाइनल राउंड की बात करें ना, सो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस के सामने है इमॉर्टल किंग वांगलिंग। सो आप लोग अभी के अभी कमेंट करके बता दो आप इनमें से किसकी साइड लेना पसंद करोगे। सो वांगलिंग डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का मेन प्रोटैगनिस्ट, एक ऐसा बच्चा जो कि बाकियों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल जिंदगी जीना मॉर्टल्स की तरह। और वो इतना ज्यादा ओवर पावर है ना कि वो अपने हर एक हार्ट बीट के साथ ही रियलिटीज के लॉ को सेटल कर सकता है। वांगलिंग एक 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट जो कि गॉड टियर स्ट्रेंथ पोजेस करता है, जो कि सील है साइलेंस के पीछे, लेकिन ये तूफान की पहले की शांति है और वही साइलेंस कैटास्ट्रॉफी को छुपाता है, क्योंकि इन थकी हुई आंखों के पीछे एनर्जी ऑफ क्रिएशन की ताकत है। और वो पावर का भूखा तो कभी था ही नहीं, कॉज की वही था पावर, और वही है था इमॉर्टल किंग। वांगलिंग जब पैदा हुआ था तभी से उसके पास इनफिनिट स्पिरिचुअल एनर्जी था, और हेवन के गॉड्स तो इतने ज्यादा डर गए थे कि उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से सील कर दिया था। डर के चलते उसने 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को जो कि अर्थ से टकराने वाले थे और वो अर्थ से थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा बड़े थे, उनको सिर्फ अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके पीछे धकेल दिया था, और इवन उनकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी थी, जो कि ऑब्वियसली एक स्टार लेवल फीट है। लेकिन अगर हम इसकी ट्रू पोटेंशियल की बात करें ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक बार वांगलिंग ने सांग वांग के मरने के बाद पूरे टाइमलाइन को ही रिवर्स कर दिया था, और इसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि वो स्पेस टाइम इवन डायमेंशन को भी आधे में काट सकता है। और यही नहीं, उसने तो एक सिंगल स्विंग में अपना खुद का पैरेलल यूनिवर्स बना दिया था, जिसमें उसके हिसाब से लॉ चलते थे, उसके हिसाब से फिजिक्स को लिखा जाता था। डीमन एम्पायर ने क्लेम किया था कि वो स्पेस एंड टाइम से भी परे है। वांगलिंग ने बस उसको देखा और उसके अगले मोमेंट यूनिवर्स ने उसके क्लेम को पूरी तरीके से गलत प्रूव कर दिया। उसने सिर्फ काउंटर अटैक नहीं किया, उसने पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया डीमन एम्पायर के पावर के कॉन्सेप्ट को। वांगलिंग की फैसिलिटी ये है कि उसके ऊपर किसी भी टाइप के हैक्स काम ही नहीं करते, वो हर एक तरह के मैनिपुलेशन स्किल से इम्यून है। पूरे कॉस्मोस ने तो इसे एक बार इरेज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिव इरेजर्स की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है ग्रैंड स्किल ऑफ रिपेयरिंग, जिसकी मदद से वो किसी भी डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्स, इवन इरेज हुए यूनिवर्स को भी बहुत ही आसानी से वापस ला सकता है। लेकिन खास बात ये है ना, उस यूनिवर्स की हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट ही रहेगी, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, लेकिन सब कुछ वांगलिंग के कंट्रोल में। वो रियल लाइफ के बीइंग के साथ भी इंटरप्ट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, एक तरीके से फोर्थ वॉल भी ब्रेक कर सकता है, जो कि उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ओवरऑल वांगलिंग स्केल करता है मल्टीवर्सल में विथ MFTL टू इनमेजिबल स्पीड। सो क्रेटोस, जिसे हम सन ऑफ ज्यूस के नाम से भी जानते हैं, ये एक्चुअली एक स्पार्टन वॉरियर था जो कि गॉड ऑफ वॉर एरिस से बिट्रे होने के बाद गलती से अपने ही फैमिली का मर्डर कर देता है एरिस के झांसे में। और उस भयंकर ट्रेजेडी के बाद उसी दिन क्रेटोस ठान लेता है कि वो पूरे ग्रीक पैंथियन का ही एक दिन सफाया कर देगा। लेकिन क्रेटोस पहले ही जानता था देवताओं को हराने का एक ही रास्ता है, खुद भगवान बन जाना। क्रेटोस ने ओपन किया पेंडोरा बॉक्स को और उसे मिल गई गॉड लाइक पावर्स, और वो बन गया पहला मॉर्टल जिसने गॉड को मारा है, और एरिस को मार के वो बन गया नया गॉड ऑफ वॉर। पर उस बेचारे की जिंदगी में शांति थी कहाँ, उसे फिर से धोखा मिला, और इस बार अपने ही बाप ज्यूस के हाथों। ज्यूस ने क्रेटोस को मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन इस बार क्रेटोस को मौत भी नहीं रोक सकती थी। वो असुरा की तरह हेल से बाहर निकल आता है, और अब वक्त हो चुका था बहुत सारे गॉड्स जो कि स्वर्ग में है उन सबको नर्क में भेजने का। उसके बाद क्रेटोस उन सारे गॉड्स को एक एक करके मारने लगता है जो कभी एग्जिस्टेंस में थे। क्रेटोस ने जला के रख दिया था प्राइमोर्डियल गॉड सन को, जो कि पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर था, और उसने प्राइमोर्डियल गॉड डेथ को भी मारा था, जो कि टाइम की क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। टाइम गॉड क्रोनोस द सुपर टाइटन, जिसने टाइम की क्रिएशन की थी, वो भी क्रेटोस के हाथों मारा गया। पोसाइडन, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो एटलस को भी ओवर पावर कर दे। एटलस एक ऐसा टाइटन था जिसने पूरे मल्टीवर्स को अपने कंधों पे उठा रखा था, लेकिन उसी पोसाइडन को क्रेटोस ने उसके ही डोमेन में मसल के रख दिया। उसने मार रखा है सिस्टर ऑफ फेथ को, जिसके बाद उसे मिल गई टाइम ट्रैवल की एबिलिटी। वो टाइम में पीछे गया और मार दिया स्काई फादर ज्यूस को, और ये साबित कर दिया कि वो अपना फेथ खुद लिख सकता है। बहुत समय बाद हमें क्रेटोस को दोबारा
वापस दिखाया जाता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा वाइज बन चुका था, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के शांति के रास्ते पर निकल चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो चुका है, बल्कि वो पहले से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है अभी के टाइम पे, क्योंकि वो अपना हर एक मूव 1000 बार सोचता है करने से पहले। क्रेटोस कैपेबल था बॉल्डर को मारने के लिए। ये वही बॉल्डर है जो कि 3 पंचेस में वॉल सर्पेंट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। वॉल सर्पेंट यानी यॉर्मनगैंडर अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि वॉल ट्री को अपने स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसमें पूरे 10 यूनिवर्स समाये थे। क्रेटोस का सामना हुआ गॉड ऑफ स्ट्रेंथ थॉर से। थॉर और क्रेटोस के फाइट से पूरा 9 रेल्म्स हिल गया था। यहाँ तक कि वॉल ट्री जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे उसको भी हिला के रख दिया था थॉर और क्रेटोस की फाइट में। और उसने होल्ड बैक करते हुए बराबरी की फाइट दी थी ओडिन विद ओडिन फोर्स को, क्योंकि वो और ज्यादा गॉड्स को मारना नहीं चाहता था। ओवरऑल क्रेटोस किल करता है 5th डायमेंशन में विद इन्फिनाइट टू इमेजिबल स्पीड। सो यस गाइस, अनफॉर्चुनेटली वांगलिंग जीत चुका है क्रेटोस के सामने, और इसी के साथ टीम एनिमे ने हरा दिया है टीम गेम्स को। सो विनर इज टीम एनिमे। वैसे तो मैंने लॉजिकलेसली जिताया है टीम एनिमे को, क्योंकि सन भूकम अकेले ही टीम एनिमे के सारे 3 कैरेक्टर्स को सोलो कर सकता था, बट इट इज व्हाट इट इज। सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी एलीट। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।